आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज की सबसे बड़ी कवरेज बिहार चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है और अब बस ये कहा जाए जो रुझान है वो भी जल्दी नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और अभी तक अगर आप बात करें तो 243 में से 240 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, हर पार्टी ये दावा कर रही है नैना कि वो जीतने वाली है और ये दावा उम्मीदों पर कायम रहना भी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन संदीप मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका रुख करती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, समझा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में ये परिवर्तन की बयान जो कि आरजेडी बात कर रही थी, कांग्रेस बात कर रही थी, वो हो पाएगा या नहीं। संदीप मिश्रा जी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, एक ही बात करती है, महिला सशक्तिकरण, रोजगार की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है। तो पहली की सरकार यानी कि जो एनडीए की सरकार थी उसने इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात को, अपने वादों को कायम रखा या नहीं, या फिर जेडीयू की बातों में आकर के परिवर्तन करवा देंगे? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और जिन बातों को लेकर नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से जाने जाते हैं उसी पर एक जनादेश आया है। और मैं अभी थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपके दर्शकों को कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 60 सीटों पर जेडीयू आ गई है, 58 सीटों पे, 50 पे जो है बीजेपी है और 15 पे एलजेपी रामविलास पासवान है। बीजेपी मतलब अभी आगे चल रही है। बीजेपी 115 सीटों पे आ गई है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। तो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा होता है वो सेकंड में नहीं चेंज होता है, वो एक अस्थाई होता है और समय बज रहे हैं 10। तो 10 बजने के साथ ही ये मान सकते हैं कि अब ये ट्रेंड अस्थाई है। संदीप जी, ये तो एक तरह से जो ट्रेंड है, ये रुझान ही अगर कहा जाए तो इसे आप ये इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? क्योंकि 2020 के अगर चुनाव में हम देखें तो आरजेडी डबल डिजिट के साथ में एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन फिलहाल ये रुझान, जैसा कि आप बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ये जो रुझान है आंकड़े, ये कुछ और तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा खामियाजा मैं समझ पा रहा हूं कि आरजेडी को जो हुआ है वह कांग्रेस का अंतिम समय तक रास्ता साफ न करना ही रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने जहां अंतिम समय तक ये नहीं स्पष्ट किया कि किस पॉलिसीज को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, कौन नेता होगा, और आपने पार्टिसिपेशन भी देखा कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। और दूसरी तरफ पहले दिन से ये बात हो सकती है कि सीटों को लेकर के चिराग पासवान जी के कुछ मतभेद रहे हों, हो सकता है कि सम्राट चौधरी का नीतीश जी को लेकर के कुछ रहा हो कि सीटें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन एक बात पहले दिन से जो तय थी यह थी कि एनडीए के झंडे के नीचे चुनाव लड़ना है। तो नीति और नेता स्पष्ट था। बिल्कुल, एक पार्टी अपनी जो स्पष्टता है वो लगातार वोटर्स के बीच में बना करके रखी हुई थी। एक पार्टी ऐसी थी जो लगातार ये नहीं तय कर पा रही थी कौन सा नेता मंच शेयर करेगा, कौन सा नेता कहां से लड़ेगा। और यही कहते हैं सर, कई जगह तो उन्होंने नैना फ्रेंडली फाइट के तहत अपने अपने उम्मीदवार भी उतार और उम्मीदवार तो छोड़िए, जब कई बार एक साथ मंच पे रहे तो उस दौरान भी बड़ी ऐसा नजर आता था कि हाँ, खींचतान है और मन नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रखी हैं, डॉक्टर हामी हुसैन। बहुत स्वागत है आपका हामी हुसैन जी इंडिया डेली पर। जो ये अभी तक रुझान नजर आते हैं, इन रुझानों को लेकर क्या कहेंगे? इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पिछली बार जो सीटें हासिल की थी ये तो उससे भी पीछे जाती जा रही है। नमस्कार। अभी तो रुझान कंप्लीट नहीं आया है, रुझान कंप्लीट आने के बाद ही उसके ऊपर कमेंट करना ठीक रहेगा। आपका अभी जो मैं देख रहा हूँ किसी दूसरा चैनल में, मैं देख रहा हूँ कि जेडीयू बीजेपी से बहुत आगे है, 10 सीटों का आगे है मेरे ख्याल से। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये 10,000 रुपया ब्राइब देकर और फिर 1,90,000 और देने का ये वादा करके जो सक्सेस हासिल किया है, जो ब्राइब दे के सक्सेस हासिल किया, इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये वोट चोरी का बात मुद्दा रहा है और वोट चोरी हुई है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है और विविडली उसको एग्जाम्पल दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। तो वोट चोरी करने का भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर ये जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें 2 बातें मुझे बड़ी क्लियर है। ये मुझे लगता है कि जेडीयू का जो ओल्ड मैन है नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा ज्यादा समर्थन रहा है और बीजेपी से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। मैं एक चैनल देख रहा हूँ न्यूज 24 में, जेडीयू को कोई बात नहीं, सबके अपने आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ आंकड़े रखे जा रहे हैं डॉक्टर हामिद हुसैन। लेकिन मैं बता दूं, ठीक है, मेरे एनालिसिस तो मैं अपना एनालिसिस तो अपनी एनालिसिस करूंगा ना, किसी का एनालिसिस जाऊंगा। आप जो नहीं, मैं तो आपके एनालिसिस पर बिल्कुल कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बिहार की जनता इस बार आपको कितनी सीटें दिलवाने वाली है, कितनी सीटों की उम्मीद आप बांध करके बैठे हुए हैं? किसी भी पार्टी से पूछूंगी वो तो यही कहेगा कि हम जीतने वाले हैं। देखिए, हर पार्टी कहता है कि जीतने वाले हैं, लेकिन हमें पता है क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। जब रुझान आ रहे हैं तो उसमें
एक तरह से आप लोग को डिफीट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसा आदमी, मैं क्योंकि ऑफिसर रहा हूँ, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। लेकिन इसमें दो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको कि जो नीतीश कुमार को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आपने बीजेपी ने लड़ा है, उनको उससे कम सपोर्ट मिल रहा है। इससे मुझे लगता है कि मोदी जी का जो पॉलिसीज रहे, नेशनल पॉलिसीज रहे, इंटरनेशनल पॉलिसी रहे, इकोनॉमिक पॉलिसी रहे, या फॉरेन पॉलिसी में जो फेल्यूर्स है, या देश की सुरक्षा बेरे में जो नाकाम रहे हैं, जैसे कि लद्दाख हमारे मिलिट्री पोस्ट में हम आ नहीं पा रहे हैं, आपने सुरक्षा आपने मणिपुर में दे नहीं पाया, 2000 किलोमीटर उन्हीं के एमपी कहते हैं, तापिर गांव कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के चाइना घुसा है। ये सारे फेल्यूर्स हैं। उसके बाद इकोनॉमिक फेल्यूर्स आप देख ही रहे हैं, गरीब होते चल जा रहे हैं। हामिद हुसैन जी, एक बात और मैं जरूर आपसे समझना चाह रही हूँ। आपने बताया कि ठीक है, जो जनता की नाराजगी नजर आती है, लेकिन ऐसी क्या 5 बड़ी बातें आपको ऐसी अपनी मजबूती के तौर पर नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन को इस बार जनता ने चुना है। ऐसे कौन से बड़े आप लोग नीतियां या लोगों को एक तरह से वादे आपकी तरफ से किए गए हैं? ये बात तो देखिए, सबसे बड़ी बात एक नौकरी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं। ये इश्यूज पे लोग एड्रेस नहीं कर पाए और 20-25 साल से ये पार्टी खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सरकार रही है और वो लोग सफल नहीं पाए। दूसरी बात देखिए, जो कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत सारे पुल, इस बार 21 की 22 पुल टूटे हैं, तो नेशनल वेल्थ है जो टूटा है, तो उसका जो काम हो रहा है, रोड के हो या ब्रिजेस के हो या जो भी काम हो रहे हैं, वो उसमें बहुत करप्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तीसरी बात, फार्मर्स के इश्यूज जो है उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ आई है, बाढ़ को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोग जो है विकसित हुए हैं, इस वजह से उसको भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो फेल्यूर्स गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत मर्डर हो रहा है। ये चीजें थी जो कि एंटी इनकम में प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो 10-10 हजार रुपया जो ब्राइब दे दिया, जानती है आपकी महिलाएं इस तरफ प्रॉब्लम होती है। उन्होंने खुद कहा है कि बीजेपी ने ऐसे किया, महाराष्ट्र में किया और आपका इसमें मध्य प्रदेश में किया, तो उसका एक फैक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ब्राइब जब कभी देते हैं तो उससे भी क्योंकि लोग गरीब है बहुत ज्यादा। नैना, जब ये चुनाव होते हैं ना, तो पार्टियों की उम्मीद ना लास्ट मिनट तक बंद ही रहनी चाहिए, किसी की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। बात पूरी होने देते हैं एक बार। जी हुसैन जी, बात नहीं, जो एंटी इनकम जो देख रहे हैं, मतलब देखिए बिहार में प्रोग्रेस क्या हुआ है। नाउ ऑल्सो दिस इज द पुअरेस्ट स्टेट। अब इतना अगर 25 साल आप राज किया, आपने 28 में से आपको 27 में या 26 तक पहुंचा देते, एक आध 2 स्टेट से आगे बढ़ जाते, वो तो नहीं हुआ है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ फेल्यूर्स, किंतु इस फेल्यूर्स का लेकिन ठीक है। अब वही बात जो आप कह रही थी यहाँ पे मीनाक्षी, यहाँ पे हुसैन जी कह रहे हैं कि भाई जनता के साथ में जो वादे हुए उन सारी चीजों को लेकर उनको उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल नैना, मेरा सवाल ये था, मैं संदीप जी से पूछना चाहती हूँ ये सवाल कि ठीक है, हर पार्टी को उम्मीद होनी भी चाहिए, रुझान आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपने रुझान दे रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके आधार पर ये रुझान बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, कोई भी जीते, क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो सीएम बनेंगे ही, साथ ही एक जो उम्मीद कुछ लोगों के दिमाग में थी या प्रश्न था कि क्या यह महाराष्ट्र पार्ट 2 तो होने नहीं जा रहा है बिहार में, तो इस बात की संभावनाएं अब कहीं न कहीं खत्म हो रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अगर हम वेबसाइट देखें तो जेडीयू भाजपा से लीड कर रही है, वहां पर 62 सीटें जेडीयू की आ चुकी हैं और बीजेपी की 59 सीटें हैं। तो जब जेडीयू बड़ा भाई होगी तो ऐसी स्थिति में तो संभावनाएं कहीं न कहीं खत्म हो जाती हैं कि कोई और मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार की ऊपर जा रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं और प्लस 136 जो उनको हड़काया जाता रहा, ये जो दिख रहा था आंखों के सामने, मैं यह नहीं कि कांग्रेस का सिपाही हूं उसकी नज़र से देख रहा हूं, आम जनता की नज़र से भी। और मैं कहना नहीं चाहता, बीजेपी जनता दल यू के लोग जो दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि इस बार तो महागठबंधन आगे है, बहुत आगे है। ये वोट गया कहाँ? तो आप सीधा आपका आरोप क्या है? सीधा आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है, जो नतीजे हैं, ये मैनिपुलेटेड है? बिल्कुल मैनिपुलेटेड है। जब SIR मैनिपुलेटेड है, अब महाराष्ट्र का, हरियाणा का क्या ईमानदारी से जीता है? तो कांग्रेस नेता उदित राज जी को आप सुन रहे थे, आपने सुना संदीप जी, अब मतलब वो जो अभी तक ये था उम्मीद है, अब वो वही धांधली और वोट चोरी तक आ गए हैं। मैंने 10 बजे के पहले, वोटों की लड़ाई वोट चोरी तक आई। मैंने 10 बजे के पहले महागठबंधन के एक प्रवक्ता थे, उनसे मैंने पूछा था कि भाई अभी कहीं वोट चोरी का फोन तो नहीं आया है कहीं से, जो है कोई गड़बड़ी का तो नहीं आया, क्योंकि उस समय तक उम्मीद कुछ ज्यादा ही थी। तो उन्होंने उस समय टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, बल्कि व्यक्तिगत आक्षेप पर आ गए। लेकिन बात यह है कि आप जनादेश को कब तक इनकार करेंगे, अपनी गलतियों का मूल्यांकन क्यों नहीं करेंगे? हमारे जो
कांग्रेस के आकर के बोल रहे हैं कि वोट चोरी शुरू हो गई या एसआईआर पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, अरे भाई अंतिम समय तक बिहार को पता ही नहीं था कि कांग्रेस कहां है, कांग्रेस का रोल क्या है, और आरजेडी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नैना यही हुआ था। बार बार जो वहां की जनता थी वो ये कह रही थी कि अगर यहाँ पर आरजेडी की सीटें बढ़ा देते तो हो सकता था कि एक बार को जीत जाते। आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन हुआ क्या, इस बार भी महागठबंधन में नैना आपको क्या लग रहा है किसी तरीके से नुकसान कांग्रेस की वजह से उठाना पड़ेगा जेडीयू को? संतोष कुशवाहा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, निशांत मिश्रा प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ में हैं, साथ ही साथ हामिद हुसैन जी तो हमारे साथ में है ही। लेकिन जल्दी से एक बार संतोष कुशवाहा जी का भी रुख कर लेती हूँ मैं, जेडीयू का रिएक्शन लेते हुए। खासतौर से अभी जो तमाम रुझान यहाँ पर नजर आते हैं, संतोष जी अभी से ही ईवीएम बदनाम होने लग गई है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? जी जी बोलिए। देखिए ईवीएम पर ये लोग ठिकरा फोड़ते हैं, ईवीएम को बदनाम करते हैं, जीतते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, हारते हैं तो कहते हैं कि चुनाव आयोग धांधली किया, ईवीएम में गड़बड़ी किया गया। आप देखिए होंगे कि चुनाव के कल रात में एक दिन पहले जिस तरह से उनके एक एमएलसी आरजेडी के एक एमएलसी ने कितना विवादास्पद बयान दिया, भड़काऊ बयान देने का काम किया, कहा कि नेपाल जैसे हालात हो गए, इस तरह के उन्होंने बयान देने का काम किया। देखिए जब आप ये तमाम जो बातें हैं वो कह रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन का डेटा आने लगा है, वो मैं बता देती हूँ। जहां जेडीयू और बीजेपी 64 सीटों पर चली गई है, आरजेडी 34 है। वहीं बात की जाए चिराग पासवान की तो ये सीटें 17 हो गई। कांग्रेस अभी 11 पर चल रही है, सीपीआई-एमएल 4 पर चल रही है, हम 4 पर चल रही है, अदर में भी 6 सीटें नजर आ रही हैं। संतोष कुशवाहा जी अब आप अपनी बात रखिएगा। देखिए ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं और इनको बिहार की जनता जब 20 वर्ष हो गया नीतीश जी का कार्यकाल का, तो तब तक ये लोग नहीं समझ पाए कि हमको क्या करना है बिहार में। ये लोग 15 साल राज किए तो क्या किए बिहार को, तो ये लोग सिर्फ मतलब उग्रवाद तरीके से, मतलब रंगदारी के तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं, बिहार की जनता को मतलब लूटना चाहते हैं, और हमेशा ये लोग कह रहा है कि सत्ता प्राप्ति करके लूटना। ठीक है लेकिन मुझे लगता है संतोष जी ज्यादा उत्साह में अति उत्साहित ना हो जाइएगा। अभी ये तो सिर्फ रुझान है, धीरे धीरे जरा पूरे पूर्ण परिणाम का ईसीआई के रुझान पर भरोसा कर रहे हैं वो। ठीक है हम लोग जनता के बीच में गए हैं, 20 दिन लगातार हम लोग ने अभी कई जगहों पर काउंटिंग होना शुरू होना, अभी काउंटिंग जो है कई जगहों पे अभी धीरे धीरे और मतपेटियां खुलेंगी, और थोड़ा सा मुझे लगता है धीरे धीरे चलना ज्यादा बेहतर है। खैर ठीक है, ये तो ये रुझानों के साथ भी उत्साह है। लेकिन इन लोग का आप देखोगे वो धीरे क्या करना, बयान इन लोग क्या दिए कल रात, सुनील सिंह जो इनके विधान परिषद के सदस्य हैं, क्या बयान देने का काम किया, बिहार की जनता और देश की जनता को भड़काने का काम करते हैं। तो ये तो सच है ना। देखिए ये चुनाव, ये परिणाम आने के पहले की तस्वीर है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है मीनाक्षी और संदीप जी, यहाँ पर हमने देखा खासतौर से इस बार चुनाव में कई युवा चेहरों के तौर पर बातचीत नजर आई। एक तरफ था भाई तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ बड़ी स्तर पर हम देख रहे थे चिराग पासवान। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट आपको यहाँ पर संदीप जी क्या नजर आता है? फिर जल्दी से निशान जी का रुख करते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से देखें तो 17 सीटें एलजेपी की आ रही हैं, तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट तो निश्चित ही हमें लगता है सारे युवाओं जो हैं तेजस्वी या बाकी सब में उनका 100% है आज की तारीख में। अच्छा। और एलजेपी इस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसको शायद मुझे लगता है बीजेपी के लोगों ने भी उम्मीद नहीं की होगी। अच्छा। और अभी जो जेडीयू है, मुझे लगता है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ 5 सीटें दी, 5 सीटें तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन चिराग पासवान 5 की 5 सीटों पर जीत करके आते हैं। तो पार्टी में अगर उनकी मांग जो उन्होंने रखी, भले ही उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन 29 सीटें मिल जाना, फिर भी बहुत सीटें मिल गई उन्हें। देखिए चिराग की इंपॉर्टेंस को इसी से समझा जा सकता है कि चिराग को हमेशा से, खासकर अमित शाह जी ने या केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का रहा हो, उसने पूर्ण महत्व दिया है और हर समय उन्हें मौका दिया है। उन्हें कई बार तो यहाँ तक कहा गया है कि वो हनुमान जी की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह की चीजें, युवाओं को कनेक्ट करने की जो पावर है, जो युवाओं को कनेक्ट करने की पावर है, खास करके चिराग में, आप इस चीज को इनकार नहीं कर सकते। को पूर्व में एक फिल्म अभिनेता भी रहे हैं, और उसके बाद जब क्षेत्र में वो गए हैं, हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से युवा उनके पीछे भागता है, उनके लिए समय देने के लिए तैयार रहता है। तो इन सब चीजों से जो युवाओं वर्सेस युवा का लड़ाई है, एक तरफ एक युवा है और एक तरफ 5 युवा है। संदीप जी, एक वो वाली बात है कि लोग
चेहरे को, चिराग पासवान के चेहरे को पसंद काफी करते हैं नैना। जब भी वो किसी को भी किसी भी सीट से लड़वाते हैं तो उसे जिताने के लिए बिहार की जनता पूरा जोर लगा देती है। अब निशांत मिश्रा जी 29 सीटें मिली, 17 पर आप आगे चल रहे हैं, ईसीआई का ये डेटा कह रहा है। यानी आप क्या ये दावा कर सकते हैं कि 20 सीटों तक तो आप ले ही आएंगे, 29 नहीं तो, या 29 के 29? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार की जनता ने वोट किया है विकास के नाम पे, वो तो सबके सामने है। और आप देख रहे हैं कि लगातार एनडीए का जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी पार्टी का भी मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी आप लोग बात कर रहे थे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के बारे में, निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए में वो पिच हिटर है, जब भी इनकी आवश्यकता होती है ये मैदान पे आते हैं और शानदार परफॉर्मेंस के साथ एनडीए को और आदरणीय मोदी जी को मजबूत करते हैं। देखिए, इससे पहले लोग कई आकलन कर रहे थे, लोकसभा के चुनाव में भी आकलन कर रहे थे और विधानसभा के चुनाव में भी आकलन कर रहे थे और बहुत हल्की आकलन कर रहे थे, लेकिन परिणाम बोलता है और जनता का जन समर्थन बोलता है। और इससे स्पष्ट है कि हमारे नेता के प्रति बिहार की जनता का जो जन समर्थन है वो किस प्रकार का है, वो सबके सामने है। ठीक है, आप यहाँ पे जन समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन निशांत जी अब तो भले जो परिणाम यहाँ पर अब आपके पक्ष में जाते नजर आते हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा और टिकट वितरण हुआ तब वो नाराजगी साफ तौर से देखने को भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार, विकास, सुशासन, ये पर्याय है एनडीए का, बीजेपी का। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जंगल राज, वंशवाद, महिला उत्पीड़न, ये पहचान है महागठबंधन की। और यही आज जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन रुझान में अगर सिर्फ आरजेडी की बात कर ले तो अच्छे नंबर्स उनकी परिस्थितियां हैं। देखिए, यहाँ पर अब सबके अपने अपने दावे जरूर नजर आते हैं, लेकिन बड़ी कवरेज इंडिया डेली पर लगातार जारी है और ये जो आप टैली देख रहे हैं ये पल पल बदल रही है। वक्त अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मतगणना शुरू हुए, रुझान अब धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं परिणामों की तरफ। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी किरण इस दौरान जुड़ रखी है और ज्यादा आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हुए। किरण, बिल्कुल, देखिए हम इलेक्शन कमीशन के सीधे वेबसाइट का ही रुख कर लेते हैं यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो बताने के लिए नैना। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जेडीयू जो है 68 यहाँ पर जो है रुझान यानी कि आंकड़े जो है उनके खाते में है, बीजेपी जो है वो यहाँ पर 65 के करीब है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर आरजेडी 38 है, एलजेपी आर की अगर हम बात करें यानी कि चिराग पासवान के हम पार्टी की अगर बात कर ले तो 16 है, आईएनसी यानी कि कांग्रेस 11 है, सीपीआई एमएल की बात अगर हम करें तो वो 4 है, हम की बात करें जो कि एनडीए में अलायंस के साथ है तो वो 4 पर है, आदर्श जो है वो यहाँ पर 7 है। और ये लगातार जो है पल पल आंकड़े जो है वो बदल रहे हैं। लेकिन अभी जो जीत का आप देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, ये अभी सब शून्य है क्योंकि ये जो आंकड़े अभी आए हैं रुझानों के माध्यम से ये अभी नतीजे में कन्वर्ट नहीं हुए, हो जाएंगे कुछ देर के बाद नैना, जिसका इंतजार जो है हर पार्टी, हर नेता, हर जो उम्मीदवार है उनको यहाँ पर है। तो ऐसे में एक बार फिर से बता दें, देखिए जनता दल अगर हम बात करें यूनाइटेड की तो 68 के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी 65 के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल जो कि अगर हम 2020 की बात करें लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, लेकिन फिलहाल 38 पर यहाँ पर सिमटे हुए। लोक जनशक्ति पार्टी है 16 के साथ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो 11 है, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो देखिए 4 है यहाँ पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है वो यहाँ पर 4 पर है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा उन्होंने दम भरा था यहाँ पर और वो भी 2 के साथ, यानी बहुत ज्यादा जादू यहाँ पर नहीं दिखा पाए। पिछले बार 5 सीटों के साथ जो है चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन इस बार 2 पे ही फिलहाल शुरुआती दौर में सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके साथ देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर ले तो 1 है, यानी ये सारे जो है 4-5 अदर्स में आते हैं
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो एक के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की बात करें वो एक के साथ है, और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, देखिए बीएसपी भी चुनावी मैदान में, लेकिन अदर्स के तौर पर एक पर वो भी आती है, और इंडिपेंडेंट के तौर पर अगर हम बात कर ले तो एक है निर्दलीय जो यहाँ पर इस तरह से नंबर्स लेके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबका नतीजों में तब्दील होना भी बाकी है, उसका इंतजार जो है हर किसी को करना पड़ेगा, और यही रुझान जो है सीटों में और फिर नतीजों में जो है तब्दील होंगे, और फिर पता चलेगा बिहार की सत्ता पर आखिरकार काबिज कौन होगा। ओवर टू यू नैना। देखिए, आप जहां ये आंकड़े बता रही थी और जैसा कि किरण आप कह रही थी कि ये आंकड़े बार बार बदल रहे हैं, आपके बताते बताते ये आंकड़े कितने पहुंच गए हैं वो जरा जल्दी से अपडेट देती हूँ। जेडीयू 71, बीजेपी 70 और आरजेडी 41 हो गई है। वहीं कांग्रेस 9 पर अटकी हुई है, 11 से सीधे 9 पर आ गई है। खेमचंद शर्मा जी का मैं यहाँ पर एक बार रुक कर लेती हूँ, उनसे सवाल ले लेती हूँ। खेमचंद जी, हर पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लड्डू जलेबी बनाई जा रही है, अब ये बताइएगा कौन किसे भिजवाने वाला है? जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, हम तो आपके साथ चर्चा में लगातार चुनाव के दौरान रहे और हमने कहा कि जिस तरीके से जनता का प्यार, समर्थन, पर्टिकुलरली बहनों का, युवाओं का साथ हमें मिल रहा है, उससे निश्चित है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीत के आएंगे। और आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी के बारे में लोगों की जो राय है कि यही लोग हैं जो बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं, यही लोग हैं जो बिहारियों की जो एस्पायरेशन है उनको पूरा कर सकते हैं। पिछले 15-20 साल में बिहारियों के जो परेशानियां थी, चाहे हेल्थ की परेशानी हो, चाहे खाने की परेशानी हो, चाहे सड़क की परेशानी हो, टॉयलेट की परेशानी हो, किसानों को मदद देने की परेशानी हो, सब पे काम करने का काम आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी ने किया है। उसके बाद अब जो एस्पायरेशन है कि बिहार भी एक डेवलप स्टेट बने, जैसे चलिए, आपने बहुत सारी चीजें गिनवा दी है। छोटा सा टेंशन में सबसे ले लेती हूँ क्योंकि